वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4। एक्स लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31st December 2012. Its capital is divided into 50,000 equity shares of at the rate rupees 10 each. Its assets and liabilities on this date were as follows: cash in hand 750, realized from stock rupees 29,600, from book debts 49,200, from furniture 1,050 and investment with the bank for overdraft rupees 4,900। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो सिक्योर्ड है किसके अगेंस्ट? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट है और इस एसेट के अगेंस्ट जो लायबिलिटी हमारी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में है। Then unsecured creditors rupees 53,775, preferential creditors 5,295, bank overdraft 4,000, 6% debentures having floating charge and on which the interest has been paid up to 30th June 2012 44,000। ठीक है, डिबेंचर्स भी बताए हैं, डिबेंचर्स फ्लोटिंग चार्ज पे हैं और उनका इंटरेस्ट कब तक पे किया है? 30th जून 2012। लिक्विडेशन कब हुआ है? 31st दिसंबर 2012 को। तो 30th जून से 31st दिसंबर तक, मतलब ये डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना ही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में और आगे इंफॉर्मेशन दी है कि डिबेंचर्स की रिडम्पशन की क्या डेट है, रिडम्पशन की डेट भी गिवन है। डिबेंचर्स वर पेड ऑन 30th जून 2013 कि डिबेंचर्स का जो पेमेंट है मतलब रिडम्पशन है, रिडम्पशन कब किया जाना है? 30th जून 2013 में। यानी कि जो लास्ट पेमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट थी 30th जून 2012, उसके पूरे एक साल के बाद जो है डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जून में अगर लास्ट पेमेंट किया था इंटरेस्ट का और कंपनी का लिक्विडेशन हो गया फिर 31st दिसंबर को और रिडम्पशन था नेक्स्ट ईयर में 30th जून को, तो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का देना तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी डेट ऑफ रिडम्पशन तक का भी आगे और 6 महीने का भी दे सकती है। किस कंडीशन में दे सकती है? अगर कंपनी जो है वो सॉल्वेंसी की पोजीशन में है। ठीक है, तो कंपनी की सॉल्वेंसी की पोजीशन हमें कब पता चलती है? अगर वो अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए पूरा अमाउंट अवेलेबल करा देते हैं, पूरा अमाउंट होता है कंपनी के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। इट मीन्स कंपनी की जो सॉल्वेंसी की पोजीशन है वो ठीक है। ठीक है, सॉल्वेंट है, तो कंपनी डेट ऑफ रिडम्पशन तक का इंटरेस्ट पे करेगी। फिर आपको बताया है बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4900 गिव द सरप्लस टू द लिक्विडेटर। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कितने की सेल हुई है? 4900 की, और इन्वेस्टमेंट किसके अगेंस्ट थी? बैंक ओवरड्राफ्ट के। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 4000 का। तो इन्वेस्टमेंट 4900 की सेल हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट था 4000 का, तो 4900 में से 4000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो कितना कैश बच गया? 900। और ये जो 900 का सरप्लस था, ठीक है, ये सरप्लस जो है वो लिक्विडेटर को दे दिया ताकि लिक्विडेटर आके उसको उससे टोटल कैश में ऐड करके उससे पेमेंट कर सके। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स की रिडम्पशन की डेट है। देन रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर 3% ऑन अमाउंट रियलाइज excluding the amount paid to the secured creditors but including cash। कि नेट अमाउंट जो है लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का वो कैसे है? एसेट रियलाइज पे है, लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया है उसको एक्सक्लूड करना है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे? 4000 के, तो 4000 तो हमें एक्सक्लूड कर देने हैं, लेकिन कैश को इंक्लूड करना है। कैश भी गिवन है 750 का, इसको इंक्लूड करना है, लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया उसको एक्सक्लूड करके लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन को हमें कैलकुलेट करना है। 2% on amount paid to unsecured creditors excluding preferential creditors। ठीक है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 2% देना है जिसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमने एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना।
Cost of liquidation 1000, 14.75. Prepare the liquidator's final statement of account and find out the amount paid to unsecured creditors. तो ये हमारी लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। हमें सबसे पहले हमने ये डेबिट साइड लिया, कैश बैलेंस 750 ले लिया, एसेट रियलाइज स्टॉक किया था 29,600 का, डेटर्स 49,200, फर्नीचर था 1050 का, और सरप्लस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का आपको बताया था 4900 की सेल की थी, 4000 बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट था, तो यहाँ पर 4000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा, 900 सरप्लस बचा है। ठीक है, तो अब हमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है और फिर फर्दर पेमेंट्स करनी है, लेकिन ये साइड अभी हम नहीं बनाएंगे, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए देखिए, टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है, 81,500। यही आपको बताया था कि कैश को इंक्लूड करना है और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है उसको इंक्लूड नहीं करना, तो ये 4000 हमने इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पर यही आएगा 81,500। तो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर द पेमेंट 81,500। सबसे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज कितना, 81,500 3% पे है, तो 3% पे दे दिया, ये आ गया 2,445। हमारे पास कैश आ गया 79,055। उसके बाद हमने सेकंड किसका पेमेंट करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 1014.75, इसका पेमेंट कर दिया, हमारे पास कैश आएगा 78,040.25। उसके बाद नेक्स्ट किसका टर्न आता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, डिबेंचर्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दोनों का, तो 44,000। ठीक है, और 44,000 का हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट अभी लिक्विडेशन तक का दे देते हैं, रिडम्पशन तक का देखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पहुंचेंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पोजीशन देके कि अगर वो पूरा अमाउंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, तो यहाँ पर फिर हम डेट ऑफ रिडम्पशन तक का डिबेंचर्स आगे और कैलकुलेट करेंगे। बट अभी फिलहाल हमें कौन सी डेट तक का देना है, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का। तो लास्ट पेमेंट की थी 30 जून 2012 में, डेट ऑफ लिक्विडेशन है 31 दिसंबर, 6 मंथ का। 44,000 का 6 मंथ का 6% से हमारा हो गया 1,320, तो ये टोटल हो गया 44,000 डिबेंचर्स और प्लस डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 1,320, ये हमारे पास आ गया 45,320। ये हमने कैश में से पेमेंट कर दिया, हमारे पास कैश कितना बचता है, 32,720.25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट किसकी टर्न आती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बताए हैं 5,295, लेकिन जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे है, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमने कैलकुलेट नहीं करना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सीधा पेमेंट कर देंगे, 5,295 का कर दिया, तो हमारे पास कैश बचता है 27,425.25। ठीक है, इसके बाद हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखिए कितने हैं हमारे पास, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 53,775, ये अनसिक्योर्ड है, ज़्यादा है 53,775, लेकिन इनको देने के लिए कैश कितना अवेलेबल है 27,425.25। ठीक है, तो कम है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अमाउंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब कंपनी की सॉल्वेंसी की पोजीशन ठीक नहीं है, कंपनी इनसॉल्वेंट है, अपनी लायबिलिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो सिर्फ डेट ऑफ लिक्विडेशन तक ही दिया जाएगा, डेट ऑफ रिडम्पशन तक नहीं देना। तो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक तो हमने पे कर ही दिया है, तो ठीक है। ठीक है, अब हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो अमाउंट अवेलेबल था, अब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर भी कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 53,775, but the amount available for them 27,425.25. As amount is not sufficient, that is why remuneration of the liquidator will be calculated as, तो liquidator का remuneration कैसे calculate होगा, amount available, जितना भी amount available है, multiplied by percentage, जो भी उसका rate of remuneration दिया है आपको, divided by
100 प्लस रेट। तो ये हमारे पास कितना अमाउंट है 27,425.25 इंटू 2 बाई 102। तो रेम्यूनरेशन कितना आ गया 537.75। तो ये 537.75 हमने रेम्यूनरेशन दे दिया। ये रेम्यूनरेशन देने के बाद कैश बचता है 26,887.50। तो ये जो कैश है दिस अमाउंट इज पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, यही अमाउंट बचा है हमारे पास जो कि हमने किसको पे कर दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पर हमारे पास कैश सारा यूटिलाइज हो गया। तो कैश यूटिलाइज हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड बना सकते हैं। बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दो जगह हमने कैलकुलेट किया था 2445 और ये 537.75 टोटल आ गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डिबेंचर्स प्लस उनका इंटरेस्ट 6 महीने का 45,320 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया और बाकी जो बच गया था कैश वो हमने किसको दे दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो ये टोटल हमारा किसके बराबर आ गया 81,500 जो कि दोनों का सेम है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा और ऐसे ही है वर्किंग नोट में गिवन है। वर्किंग नोट में वही है जो अभी आपको ये वर्किंग नोट मैंने बताया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, इट इज अप टू यू कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। तो टोटल अमाउंट अवेलेबल और ऐसे सारा इकट्ठा भी पेमेंट करके आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 5। X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2013 and the following balance sheet was prepared. Share capital 80,000 shares of 10 each. Preferential creditors, partly secured creditors on building, unsecured creditors और बैंक overdraft है unsecured मतलब partly secured है। ठीक है, यहाँ पर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स गिवन है, अनसिक्योर्ड दिए हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हैं। गुडविल है, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट एज फॉलोज। लिक्विडेटर ने एसेट्स को रियलाइज किया। बिल्डिंग है 1,40,000 की, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 1,52,000, डेटर्स है 2,38,000, कैश 10,000। The expenses of liquidation amounted to rupees 10,300 and the liquidator remuneration was agreed at 2.5% on the amount realized and 2% on the amount paid to unsecured creditors। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है एसेट रियलाइज पे 2.5% and 2% amount paid to unsecured creditors. You are required to prepare the liquidator's final statement. अब फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए पहले हमने लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट बनाई, हम ये डेबिट साइड बना सकते हैं। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, हमारे पास क्या क्या है, उसने कितनी लिक्विडेटर ने एसेट किस किस को रियलाइज कराया है, प्लांट को, स्टॉक को, बिल्डिंग को और डेटर्स को, और कैश है 10,000 का। ठीक है, ये टोटल आ गया 6 लाख। क्लियर, ये 6 लाख को उसने कराया है। अब यहाँ पे देखिए आपको बिल्डिंग का भी कराया है। बिल्डिंग 1,40,000 लेकिन बिल्डिंग के अगेंस्ट ये है पार्टली सिक्योर्ड, ये 2,13,240। तो बिल्डिंग से जो 1,40,000 आया है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम 1,40,000 यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं बच रहा। अदरवाइज हमने जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास सरप्लस कैश का बचता था जो कि हम डेबिट साइड में लिख देते थे कि उतना कैश और इंक्रीज हो गया लिक्विडेटर के पास पेमेंट करने के लिए, जो हमने इससे पहले वाली इलस्ट्रेशन में किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस जो है वो रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि एसेट से आया है 1,40,000 और हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे 2,13,240। तो 1,40,000 का पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे क्रेडिटर्स बच जाएंगे वो क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। तो जहां तक सिक्योर्ड थे, बिल्डिंग तक सिक्योर्ड थे, तो बिल्डिंग से उनको अमाउंट दे दिया और वो अमाउंट देने के बाद भी अगर क्रेडिटर्स बच जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं पेमेंट्स। सबसे पहले अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट कितना अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, 6 लाख, 6 लाख है। ठीक है, तो 6 लाख है। उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज, उसने एसेट कितने की रियलाइज की है, 6 लाख। तो ये है टोटल। और एक यहाँ पे देखिए बिल्डिंग भी तो की है 1,40,000 की जो
पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। उसने बिल्डिंग को भी रियलाइज कराया था 1,40,000, तो 6 लाख प्लस 1,40,000 कितना हो गया 6,40,000। तो उसका रेम्यूनरेशन कितने पर कैलकुलेट होगा 7,40,000 पर, नॉट 6 लाख 7,40,000 पे। 6 लाख प्लस 1,40,000 तो कितना परसेंट बताया है 2.5। 2.5 डिवाइडेड बाय 100 5,81,500। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर गिवन एज 10,300। हमारे पास कैश बचा 5,71,200। फिर थर्ड है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे दिया है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं? प्रेफरेंशियल हमारे पास गिवन है 86,800। तो 86,800 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है और रेट ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 86,800 पे 2/100 कितना आ जाएगा 1,736। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है। हमारे पास कैश बचता है 5,69,464। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया 86,800। तो हमारे पास कैश कितना बचता है 4,82,664। ये कैश हमारे पास आ गया। उसके बाद आता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं कितने। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर किस फॉर्मूले से होगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं। सबसे पहले आ गया बैलेंस फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग के लिए थे, बिल्डिंग क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, वो 2,13,240 और बिल्डिंग कितने की सेल हुई थी 1,40,000 की। तो 1,40,000 तो हमने पेमेंट कर दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फ्रॉम द बिल्डिंग, लेकिन हमारे पास जो क्रेडिटर्स बच गए थे वो किस कैटेगरी में आ गए थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। वो कितने हुए 73,240। ठीक है, उसके बाद देखिए और आपको अनसिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड बताया है यहाँ पे अनसिक्योर्ड 4,09,160। एक आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी अनसिक्योर्ड है 38,000 का। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टोटल लेंगे। पहला बैलेंस फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि बिल्डिंग के ऊपर सिक्योर्ड थे, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए 5,20,400। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है 5,20,400, लेकिन अभी कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद लिक्विडेटर के पास कितना कैश रह गया 4,82,664। मीन्स अमाउंट जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, इफ द अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। तो हमने यही फॉर्मूला लगाया। अमाउंट कितना अवेलेबल है 4,82,664 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आ गया 9,464। तो पहले लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दे दिया और रेम्यूनरेशन देने के बाद हमारे पास जो कैश बचा 4,73,200। दिस कैश इज पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। so amount paid to unsecured creditors 4,73,200। तो यहाँ तक हमारा कैश जो है वो सारा यूटिलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। इसका क्रेडिट साइड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हमने 3 बार कैलकुलेट किया था। देखिए, एक हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर हुआ था 18,500, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे था 1,736, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे था 9,464। ठीक है, तो ये आ गया, ये टोटल कर दिया 29,700। फिर एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और बाकी बचा हुआ किसको चला गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये हमारे पास 6 लाख का कैश अवेलेबल था और 6 लाख में से हमने ये सारा पेमेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। और यही वर्किंग नोट आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं जो आपको
बुक में गिवन है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करना है? पहले टोटल अमाउंट अवेलेबल, फिर रेम्यूनरेशन, उसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, ये कैश बच गया 4,82,664। ठीक है, और हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे, ये हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल कर लिया, ये आ गया 5,20,400। ये पेमेंट करनी है, लेकिन हमारे पास कैश है 4,82,664 का, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले से उसका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 9464 आ गया। तो इसमें से 9464 का पेमेंट कर दिया, ये कैश था फर्दर। ठीक है, ये पेमेंट कर दिया। अब ये जो कैश बचा है 4,73,200 का, दिस अमाउंट इज पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आप इस तरीके से भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।